नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी की आरोह भाग 2 के गद्य के दूसरे पाठ जैनेंद्र कुमार जी के बाजार दर्शन को आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ बहुत ही अच्छा है और मनोवैज्ञानिक पाठ है। ये जैनेंद्र कुमार जी हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं। पहले इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। जन्म 1905 अलीगढ़ में इनका हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इनके जो पुत्र हैं वो अभी भी दिल्ली में दिल्ली गेट के पास प्रभात प्रकाशन है, वो चलाते हैं। वहाँ से एक पत्रिका निकलती है साहित्य अमृत, मैं उसका उपयोग करता हूँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र। जिन जिन शब्दों को मैंने बोल्ड किया है वो मुख्य हैं। कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है, ये सारे उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सारी कहानियाँ हैं। इनमें पाजेब कहानी बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए, कि कैसे हम किसी बात के लिए बच्चों को दोषी ठहरा देते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके निबंध हैं विचार वाले। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारत भारती सम्मान मिला, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला। आप जानते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, ये भारत के 4 प्रमुख इनके सम्मान हैं। 1990 में इनका जन्म हुआ। इनकी एक मुख्य पंक्ति है कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। अर्थात जो कुछ भी हमारे सामने है हम उसको बिल्कुल सत्य ना मानें, उसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता कई बार कि प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कहानी लिखने वाले कौन है, तो जैनेंद्र कुमार। इनका अवदान अर्थात योगदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। वैविध्यपूर्ण मतलब वर्सेटाइल। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्धन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई। इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है, अर्थात ये साइकोलॉजिकल लेख लिखते थे। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचना के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी रचना जो हमेशा रहती हैं। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। इनका दृष्टिकोण कैसा था? गांधीवादी। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितने गहराई से हृदयंगम किया था। अब ये पाठ प्रवेश है। बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। पाठ की विधा क्या है? निबंध, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक से पहले ही शुरू हो गई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। अर्थात हम बाजार की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम बाजार में फंसे नहीं, इसके बारे में ये लेख है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें गुलाम बनाती है। अर्थात अगर हम अपना विवेक और अपना बुद्धि को जागृत नहीं रखेंगे तो बाजार इतना फैला हुआ है, इतना उसका जादू फैला हुआ है कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अर्थात हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं और जितनी हमारी जेब नहीं होती हम उससे ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं।
जिससे हम कर्जे में आते हैं, फिर दुख में, डिप्रेशन में आते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं लेकिन बाजार हमें फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन कब देता है? हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए। अगर हम वही लाएंगे तो बाजार हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम बाजार जाएंगे और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको भी ले आएंगे तो वो हम गुलाम बन जाते हैं। आप देखते हैं शोरूम में, मॉल में बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, 50% ऑफ, 90% ऑफ। तो इन सब चीज़ों को देख करके आदमी खरीद लेता है, सोचता है पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है। तो जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उसको भी ले लेते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार भी बना सकता है, अगर हम उसकी चमक दमक में फंस गए तो। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भले ही भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, अलग अलग तरीके से, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह, मतलब कहानी की शैली में। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया। उन्होंने कहा ये जो बाजार का इकोनॉमिज्म है ये हमारा अनीति शास्त्र है, अगर हम इसको सही तरह से प्रयोग नहीं करते तो। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम केवल एक अंश को पढ़ेंगे। इस पाठ को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले जो आज हम पहला भाग पढ़ेंगे इसमें वो अपने 2 दोस्तों की कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सब कुछ बाजार से खरीद लाता है, सब कुछ का मतलब जितनी उसकी ताकत है, और वो आगे दुखी होता है कि मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए। और दूसरा व्यक्ति बाजार जाता है और वो कुछ भी नहीं खरीद के लाता, क्योंकि उसको पता है कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, सब तो ले ही नहीं सकता, तो दुख तो फिर भी रहेगा, इसलिए कुछ भी मत लो, है ना। आपने भी देखा होगा बाजार में जब लोग जाते हैं, एक आदमी ऐसा होता है जितने उसके जेब में पैसे होते हैं सब खर्च कराता है, और एक आदमी ऐसा होता है 1 भी रुपया खर्च करके नहीं आता, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे मॉल में घूम के आते और एक भी चीज़ लेके नहीं आते। एक बार की बात है, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे, बैग। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था, उनका अर्थ था कि ये पत्नी की महिमा है, अर्थात इनकी वजह से सारा सामान आया। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब इसमें क्या है कि स्त्री जब जाती है तो अधिकतर चीज़ें खरीद लेती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पुरुष जो है स्त्री का सहारा लेता है, मतलब उसकी खुद की भी इच्छा होती है चीज़ों को खरीदने की, स्त्री पर डाल देता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट मतलब सहारा। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, जड़ में। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो लेखक ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो ज़्यादा सामान खरीदता है उसमें कई कारण होते हैं। कई बार पत्नी साथ होती है, कई बार पत्नी साथ होती है लेकिन उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि व्यक्ति का मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा जितना जेब में होता है उतनी चीज़ें आती हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वे खाक पावर है? अर्थात जो अमीर लोग होते हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदिखे भी दिखते हैं। कहते हैं बैंकों में जो पैसा पड़ा होता है वो तो हर एक को नहीं दिखता, लेकिन आदमी का माल, आदमी का असबाब मतलब सामान, मकान, कोठी, ये सब तो दिखते हैं न चाहें तो भी, इसलिए लोग इनको भी बढ़ाते हैं। घर में अच्छे से सोफ़ा सेट, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें अगर रखते हैं लोग तो बिना कहे पता चल जाता है ये अमीर है। तो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये दिखाते हैं कि उनके पास परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं।
बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार जरूरत, वही समझते हैं हमें जरूरत नहीं है इसको दिखाने की। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है, हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए। अपना पर्स फैला दिया, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के भी पैसे बचे हों। मैंने तब तय की माना, और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं लाया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया था, रेशियो में आया था। वही कहते हैं कि मैंने ये निश्चय किया कि वो सामान इसलिए नहीं खरीद के लाए कि इनको जरूरत थी, वो इसलिए खरीद के लाए हम इतना खरीद सकते थे। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ आता है। वह महत्व है बाजार। मतलब इसमें जो बाजार का रूप और आकर्षण है वो भी व्यक्ति को मोहित करता है। ऐसा नहीं सारा दोष व्यक्ति का है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, बेकार में ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। बेहया बेशरम, अर्थात बाजार शैतान का जाल है, उसमें फंस ही जाता आदमी। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती हैं। एक ही दुकान में कितनी कितनी लाइटें, कितने कितने वोल्टेज की लाइट जलाई जाती है। जैसे ग्राहक आते हैं उनको जलाते हैं ताकि आदमी को आकर्षण लगे और लोग उसे फंसते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? निश्चित करके जाओ, लिस्ट बना के ले जाओ, क्या लेके जाना है, क्या लेकर के आना है, वही लेकर के आओ। तो बाजार तुम्हें कभी अपने जाल में नहीं फंसा सकता। यही इस पाठ का मूल है। इस पाठ का मूल दोबारा से सुन लीजिए। सामान की लिस्ट बना करके अगर हम जाते हैं और वही सामान अगर हम लाते हैं तो बाजार कभी भी हमको लूट नहीं सकता। दूसरी बात सुनिए, इस पाठ की मुख्य बात। जैसे हमारा खाली पेट होता है तो हमें गर्मी, लू बहुत जल्दी लग सकती है। लेकिन अगर हम घर से खाना खा के जाएं, पानी पी करके जाएं, पेट हमारा भरा है, तो फिर कितनी भी हवा हो, कितनी भी गर्म हवा हो, वो हमें नुकसान नहीं दे सकती। ऐसे ही अगर हमारे मन में निश्चित है कि हमें यही लेना है और ये नहीं लेना है, तो बाजार कितना भी फैला हुआ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर खाली है पेट की तरह से तो वो आपको लूट जाएगा। यही इस पाठ का मुख्य बात है। बस नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। मतलब आपने देखा हो दुकानों में लोग कहते हैं आइए तो सही, लेना मत, कोई बात नहीं। फिर आप घुस जाते हैं, आप खरीद नहीं पाते हैं उनके रेट देख करके। फिर आपको लगता है, तिरस्कार महसूस होता है कि देखो हम खरीद भी नहीं सकते। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। मूक मतलब गूंगा, स्पीचलेस। जो ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं वो बुलाते हैं, पर कैसे बुलाते हैं? केवल अपनी चमक दमक से, बोलते नहीं है वो। चाह मतलब अभाव, उनको देख के हमें लगता है हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ तो कितना कम है और यहाँ कितना है, वाह। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। वो ये कहते हैं अगर व्यक्ति अपने आप को नहीं जाने ना, अपने ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रखे, तो बाजार इतनी चमक दमक से भरा हुआ उसको विकल कर सकता है, बेचैन कर सकता है। विकल क्यों, पागल भी कर सकता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार भी बना डाल सकता है। मतलब ये सब चीज़ें पैदा हो सकती है। आपने पिक्चर देखी होगी वो श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला की जुदाई। उसमें आपने देखा कि श्रीदेवी कैसे बाजार में म्यूजिक स्टूडियो को देख के अपने आप को कमी महसूस करती है और उसी का उसको कितना परिणाम भुगतना पड़ता है। एक और मित्र की बात है। अब एक मित्र की बात हो गई जो गए और आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए।
एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली आता है। अब इस चित्र में देखिए, मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद लूं। मैंने पूछा कहाँ रहे, मतलब दोपहर को गए थे, अब आ रहे हो, कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ हो नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ नहीं आता था ना क्या लूं। सभी कुछ तो लेने को मन करता था, कुछ भी लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। कहते मुझे तो सब कुछ लेने का मन कर रहा था, अगर मैं कुछ भी चीज़ ले लेता तो अच्छी चीज़ तो और भी रह जाती, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा वाह खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और परिणाम दुख ही होगा। त्रास मतलब दुख, गति नहीं होगी, ना कोई कर्म होगा, अर्थात तुम परेशान रहोगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज का आपका कार्य है लेखक के परिचय के मुख्य बिंदुओं को बिंदु के रूप में लिखना, इतने अंश को फिर से एक बार पढ़ना और इतने अंश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना। और अगर हो सके तो अगले 2-3 पेज आप फिर से पढ़ लें, ताकि कल हम जब पढ़ें तो वो आप उसको और अच्छे ढंग से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।